नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कंकाल तंत्र को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम तंत्रिका तंत्र को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं तंत्रिका तंत्र से या नर्व सिस्टम से। मानव शरीर में कई अंग होते हैं जो कि अलग अलग कार्यों को करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। इन सभी अंगों के कार्यों में सामंजस्य के लिए, नियंत्रण के लिए, समन्वय के लिए जो तंत्र होता है उसी को ही क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हमको परिभाषा लिखनी हो 3 नंबर में, तो हम सीधा कह सकते हैं कि मानव शरीर में मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन व समन्वय करने वाले तंत्र को ही क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। या फिर हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। अर्थात मनुष्य में सोचने की क्षमता भी होती है, विश्लेषण की क्षमता होती है, याद रखने की क्षमता होती है, और ये क्षमता मनुष्य को तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि मानव शरीर मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने, याद रखने के साथ साथ मानव शरीर के अंगों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता है, साथ ही साथ संतुलन स्थापित करता है, उसी को ही क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा याद रखने के साथ साथ मानव शरीर के अंगों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता है तथा संतुलन स्थापित करता है या संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यहाँ पर हम तंत्रिका तंत्र को एक प्रकार से और समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर में ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हो जाएंगी। जैसे आँख हो जाएगी, नाक हो जाएगी, कान हो जाएगी, जीभ हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? त्वचा हो जाएगी, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति, या सीधी सी बात मैं ये कहूँ कि जिससे हमें क्या होती है? सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उदाहरण के तौर पर आप जैसे ही सड़क पर चल रहे हैं, सामने आप देखेंगे कि कोई गाड़ी आ रही है या कोई गड्ढा आ रहा है, तो गाड़ी या गड्ढे से बचने के लिए आप या तो वहीं पर रुक जाएंगे या लंबी छलांग ले लेंगे। तो आंख के माध्यम से भी हमें आंख के माध्यम से, या आंख जो ज्ञान इंद्रिय है, इसके माध्यम से हमें ज्ञान या सूचना की प्राप्ति होती है। और जैसे ही जो सूचना या ज्ञान हमें मिलता है वो मस्तिष्क में जाता है, और चूंकि मस्तिष्क में या तंत्रिका तंत्र के माध्यम से उसका विश्लेषण होता है, और विश्लेषण के आधार पर निर्णय लिया जाता है, और उस तरीके से हमारा शरीर कार्य करता है। जैसे ही आप सड़क पर गड्ढा देखेंगे तो या तो आप वहां पर रुक जाएंगे या फिर उसको छलांग लगा के कूद देंगे। दूसरा यहाँ पर जो ज्ञानेंद्रिय है वो क्या हो जाएगी? नाक हो जाएगी। जैसे ही आपके घर में किचन में जो कुछ भी बनता है तो आप पहले से ही सूंघ लेते हैं और समझ लेते हैं कि आज कौन सी सब्जी बन रही है। या जो खाना है वो अच्छा बन रहा है या लजीज बन रहा है, या फिर आपके आसपास में अगर गैस लीक हो रही है उसकी जानकारी मिल जाएगी। कोई शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो सारी की सारी जो सूचनाएं हैं आप देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, लेकिन आपको खुशबू आएगी सिगरेट की, शराब की, सब्जी की, तो आप पता लगा लेंगे कि आपके आसपास में कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। या फिर क्या हो जाएंगी? कानों से आप सुन लेंगे कि कौन व्यक्ति क्या चर्चा कर रहा है। या फिर कई बार कोई ऐसा पदार्थ जिसकी ना तो कोई खुशबू है और ना ही आप उसको पहचान पा रहे हैं, तो आप उसका स्वाद से उसका अंतर कर सकते हैं। और 5वीं कौन सी हो जाएगी? त्वचा। आप अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और कोई भी जीव जंतु अगर आपकी त्वचा से टच करता है तो आपको तुरंत एहसास हो जाता है कि किसी ने आपको छुआ है। तो कुल मिलाकर ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही हमें ज्ञान या सूचना की प्राप्ति होती है। ये सूचना हमारे तंत्रिका तंत्र में पहुंचती है, जहां पर मस्तिष्क के द्वारा इसका विश्लेषण किया जाता है, और उस आधार पर हमारी
प्रतिक्रिया क्या होती है, तय होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक परिभाषा जो है ये भी लिख सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, राइट, जो संवेदी अंगों में सूचनाओं की पहचान कर उनको क्या करता है, ग्रहण करता है तथा सूचनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया प्रदान करता है। क्लियर? तो तंत्रिका तंत्र एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ तंत्र है जो कि संवेदी अंगों जैसे आंख, नाक, त्वचा, कान एवं जीभ से सूचनाओं को या ज्ञान को प्राप्त करता है तथा उन सूचनाओं के आधार पर जो है प्रतिक्रिया तय करता है। उस तंत्र को ही क्या कहते हैं, हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्लियर? अब जो है हमने जंतु ऊतक में तंत्रिका कोशिका के बारे में भी जो है हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। तो तंत्रिका कोशिका क्या होती है, इसके बारे में जो कुछ भी जानकारी है वो हम जंतु ऊतक में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो हम कुल मिलाकर यहाँ पर एक सीधी सी परिभाषा कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र जो है वो शरीर के अंगों के कार्यों पर नियंत्रण करता है, समन्वय स्थापित करता है, साथ ही साथ उनमें सामंजस्य स्थापित करता है। और जो तंत्रिका तंत्र है उसमें नियंत्रण और समन्वय का जो कार्य है वो मुख्यतः मस्तिष्क एवं किसके द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से एक सीधी सी जो परिभाषा जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर एक चीज और याद रखें कि तंत्रिका तंत्र के अलावा भी जो अंतःस्त्रावी तंत्र है या हार्मोन्स है वह भी हमारे शरीर में अंगों के कार्यों में सामंजस्य या उनका नियंत्रण स्थापित करता है। तो इस तरीके से हम सीधी सी एक परिभाषा दे सकते हैं कि मानव शरीर में, राइट, मानव शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का जाल होता है जो कि संवेदी अंगों के माध्यम से जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ से सूचनाओं को ग्रहण करता है और प्राप्त करता है तथा उन सूचनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। अर्थात ये जो अंग है या ये जो तंत्र है ये सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन एवं समन्वय भी स्थापित करता है। इसी ही हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्लियर? अब जो है हम मानव में तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव में जो तंत्रिका तंत्र है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, परंतु हम इसको तीन भागों में भी विभाजित कर सकते हैं। तो मानव में जो तंत्रिका तंत्र है वो मुख्य रूप से दो भागों में, एक हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो सेंट्रल नर्व सिस्टम हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्व सिस्टम हो जाएगा। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है वो एक कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा कैसा होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में बटा हुआ होता है। तो इस तरीके से जो मानव में तंत्रिका तंत्र होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। बाकी कुल रूप से जो तंत्रिका तंत्र है हम उनको तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, राइट। पहला हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा परिधीय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा हो जाएगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा केंद्रीय या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और ये भी जो है 5 नंबर में, ये 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसकी कार्यप्रणाली को समझाइए, राइट। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर या स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है उसे ही क्या कहते हैं, हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो हमारे पूरे शरीर में, राइट, हमारे पूरे शरीर या सभी अंगों के कार्यों पर जो नियंत्रण स्थापित करता है या जो स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण स्थापित करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो ये 3 नंबर के लिए परिभाषा हो जाएगी कि मानव के तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर के सभी अंगों का नियंत्रण या स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है उसे ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, राइट। इसके साथ ही यह शरीर की विविध क्रियाओं का नियंत्रण करता है और नियमन करता है।
जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से मिलकर बना हुआ होता है। तो अब हम एक एक करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दोनों अवयव, एक तो क्या हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा मेरुरज्जु हो जाएगा, इन दोनों के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मानव शरीर का एक ऐसा अंग है जो कि अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो मानव जीवन संकट में हो सकता है, वो है मस्तिष्क। तो हम यहाँ पर मस्तिष्क को 5 नंबर के हिसाब से बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, राइट। मस्तिष्क क्या होता है, इसकी संरचना को बताइए, या मस्तिष्क क्या होता है तंत्रिका तंत्र में, इसके महत्व को समझाइए। तो हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही हमारे शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर ही नियंत्रण करने का कार्य होता है। अर्थात संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क हमारे शरीर का वह अंग होता है जो पूरे शरीर पर या फिर हम कहें कि तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है और यह हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना एवं क्या है प्रसारण अंग होता है। जो मस्तिष्क है वो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर क्या करता है नियंत्रण करता है। अब अगर हम मस्तिष्क की संरचना को देखें तो जो मस्तिष्क है वो हमारे जो है कहाँ पर खोपड़ी में अवस्थित होता है और अगर इस पर से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो हमें इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो मैं आपको डायग्राम भी बनाता चलूँगा और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर समझाता भी चलूँगा ताकि आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझ लें, राइट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो है मेनिंजेजिस हो जाएगी। अब देखिए जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो खोपड़ी में या कहाँ पर स्कल में अवस्थित होता है। तो मस्तिष्क की अवस्थिति हो गई खोपड़ी। तो मानव मस्तिष्क खोपड़ी में अवस्थित होता है और खोपड़ी की जो 8 हड्डियां होती हैं, कितनी, खोपड़ी की 8 हड्डियां आपस में जुड़कर मस्तिष्क की रक्षा करती हैं, जिसको ही क्या कहा जाता है कपाल कहा जाता है। तो ये यहाँ पर जो आप रेड कलर से जो हम बना रहे हैं ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कपाल हो जाएगा। तो ये जो रचना है ये क्या कहलाएगी कपाल कहलाएगी, जो कि मस्तिष्क की बाहरी आघातों से क्या करती है रक्षा करती है और जिसको हमने पिछले लेक्चर में समझा था। तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या कपाल हो जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पर जो है कपाल हो जाएगा, राइट। तो मस्तिष्क खोपड़ी में अवस्थित होता है या अस्कल में अवस्थित होता है और खोपड़ी की जो 8 हड्डियां हैं, राइट, 8 हड्डियां आपस में जुड़कर एक मजबूत अवयव बनाती हैं जिसे कपाल कहा जाता है। और इसी कपाल में एक भाग होता है क्या क्रेनियम हो जाएगा। तो यह क्रेनियम में क्या होता है क्रेनियम के अंदर अच्छी तरीके से सुरक्षित रहता है। तो मानव मस्तिष्क खोपड़ी में कपाल के अंदर क्रेनियम में बहुत ही अच्छे से क्या होता है सुरक्षित रहता है और जो क्रेनियम है ये इसकी बाहरी आघातों से क्या करता है रक्षा करता है। क्लियर। फिर मानव जो मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क का जो वजन है वो लगभग कितना होता है जो है 1300 से 1400 ग्राम होता है। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में ये जो वजन है ये थोड़ा सा कम होता है 50 ग्राम के समथिंग। तो हम औसत रूप से कह सकते हैं कि मनुष्यों में जो मस्तिष्क है इसका वजन होता है कितना 1300 से 1400 ग्राम के बीच में इसका वजन होता है। और जो मस्तिष्क है इसको हम कई भागों में क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, राइट, और मध्य मस्तिष्क के रूप में क्या किया जाता है विभाजित किया जाता है। जिसमें से अगर हम देखें तो सबसे पहला हो जाएगा अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। तो अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का वह भाग होता है जो कि क्या होता है मस्तिष्क का जो अगला वाला भाग होता है उसको ही क्या कहते हैं अग्र मस्तिष्क कहते हैं।
राइट। और अग्र मस्तिष्क जो होता है वो फिर कितने दो भागों में बटा हुआ होता है, एक क्या हो जाएगा सेरेब्रम हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा डायएनसिफलान हो जाएगा। डायएनसिफलान है फिर वो दो भागों में क्या होता है बटा हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं हाइपोथैलेमस कहते हैं, और दूसरा क्या कहा जाता है थैलेमस कहा जाता है। तो ये यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा डायएनसिफलान का जो है भाग हो जाएगा, राइट। और डायएनसिफलान का जो भाग है ये अगर हम देखें तो ये डायएनसिफलान का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग को ही दरअसल क्या कहा जाता है, एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा यहां पर डायएनसिफलान। तो डायएनसिफलान का जो ऊपरी भाग होता है उसे ही हम क्या कहते हैं थैलेमस कहते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर थैलेमस हो जाएगा। और इसका जो निचला भाग होता है जो कि थोड़ा क्या होता है छोटा होता है, ये जो भाग है इसको अगर हम दूसरे कलर से दें तो ये यहाँ पर हो जाएगा, देखो एमपी परीक्षा में अगर यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको डायग्राम की कलाकारी में उतना ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान इस बात का देना है कि क्या आपने डायग्राम में उस ऑर्गन के सभी अंगों को रिप्रेजेंट किया है कि नहीं किया है। जैसे यहाँ पे हमने बता दिया कि ये हो जाएगा थैलेमस और यहाँ पे हमने लिख दिया ये क्या हो जाएगा हाइपोथैलेमस हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा यहाँ पर हाइपोथैलेमस, क्लियर। चलिए तो ये दोनों जो भाग होते हैं ये डायएनसिफलान के भाग होते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से पीले रंग का जो है आवरण पाया जाता है इधर, और इस तरीके से फिर विभिन्न जो है इस तरीके से हमारे मस्तिष्क में क्या होती हैं रचनाएं जो है पूरे मस्तिष्क में पाई जाती हैं। तो इसको हम पूरे तरीके से यहाँ पर इस तरीके से जो है कर देंगे। चलिए अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर ये अगर हम देखें तो इसका जो नामकरण है वो बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो हो जाएगा कपाल हो जाएगा, राइट। ये जो भाग हो जाएगा ये मानव मस्तिष्क का जो अग्रभाग हो जाएगा, और अग्रभाग को ही क्या कहा जाता है अग्रभाग में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा सेरेब्रम, राइट। अग्रभाग में जो सबसे बड़ा भाग होता है वो किसका होता है सेरेब्रम का जो है भाग होता है, तो ये यहाँ पर सेरेब्रम हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है पश्चिम मस्तिष्क में ये क्या हो जाएगा सेरेब्रम हो जाएगा। ध्यान रखना सेरेब्रम जो है अग्र मस्तिष्क का भाग होता है जो कि ये है, ये जो हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क का भाग क्या हो जाएगा सेरेब्रम हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर ये मेरुरज्जु हो जाएगा, राइट। तो ये मेरुरज्जु हो जाएगा। साथ ही साथ अग्र मस्तिष्क में ही जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के समीप ही मटर के दाने के समान एक रचना होती है जिसे ही क्या कहा जाता है यहाँ पर पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। तो ये यहाँ पर हो जाएगी जो है सॉरी पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि भी मस्तिष्क में ही पाई जाती है, ये हो जाएगी यहाँ पर पीयूष ग्रंथि जिसको क्या कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, क्लियर। तो थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, सेरेब्रम हो गया, सेरेब्रम हो गया, मेरुरज्जु हो गया और ये पीयूष ग्रंथि हो गई। अब जो बचा भाग है उसको हम पीले रंग की जो है बिंदियों से यहाँ पर इस तरीके से भर देते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा मस्तिष्क का चित्र हो जाएगा। ये 5 नंबर में अगर आता है प्रश्न आता है तो आपको जरूरी नहीं कि वैसा ही चित्र बनाना आना चाहिए, आप चित्र लगभग वैसा बनाएं लेकिन जो उसका नामकरण है वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर हम देखें तो ये हमारे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मस्तिष्क का चित्र हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मस्तिष्क है
मस्तिष्क मानव शरीर का, राइट, मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग होता है और यही जो है शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर क्या करता है, नियंत्रण, जो है तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है। मानव का मस्तिष्क कपाल के अंदर ही क्रेनियम के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से क्या होता है, सुरक्षित होता है और क्रेनियम ही बाहरी आघातों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। मस्तिष्क के चारों ओर जो है मेनिनजेस नामक एक क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, जो कि कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों से पाया जाता है। तो यहाँ पर सेफ्टी की एक लेयर और मिली, मेनिनजेसिस। हाँ, ये जो हमने यहाँ पर जो इस रंग की, बिल्कुल जो नीला रंग की बताई है, ये क्या हो जाएगी, मेनिनजेज हो जाएगी, राइट। तो जो मेनिनजेज है, तो यहाँ पर जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क खोपड़ी में, कपाल के अंदर क्रेनियम में अवस्थित होता है और क्रेनियम ही इसको बाहरी आघातों से बचाता है। साथ ही साथ मस्तिष्क के चारों ओर मेनिनजेस की एक जो है सुरक्षा परत भी पाई जाती है। तो मेनिनजेस नामक एक आवरण पाया जाता है, यह भी मस्तिष्क को बाहरी आघातों से या दबाव से क्या करता है, सुरक्षित रखता है। तथा मेनिनजेज एवं मस्तिष्क के बीच में स्पाइनल द्रव जो है भरा हुआ रहता है। क्लियर। और मस्तिष्क का जो भार है वो औसतन रूप से कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। ये 1300 से 1400 के बीच में होता है, तो औसत भार जो होता है वो 1400 ग्राम होता है। फिर जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में जो है विभाजित किया जाता है। एक कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अग्र मस्तिष्क। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो है मस्तिष्क का एक क्या हो जाएगा यहाँ पर, अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया, एक हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, दूसरा क्या हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, पश्चिम मस्तिष्क हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें तो डायग्राम में डायग्राम में यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो बाहरी भाग दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। और अग्र मस्तिष्क का एक भाग हो जाएगा सेरेब्रम और दूसरा हो जाएगा डाइएन्सेफलाइन। जो डाइएन्सेफलाइन है फिर वो 2 भागों में बटा हुआ आता है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, राइट। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। फिर जो मध्य मस्तिष्क होता है वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, राइट, तथा सेरिबल पिंडिकल से मिलकर बना हुआ आता है और पश्चिम मस्तिष्क में ही क्या आता है, सेरेब्रम में आता है। तो जो मस्तिष्क का विभाजन है वो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में करते हैं। अब दरअसल जो भी हमारे शरीर को संवेदी अंगों से या ज्ञान इंद्रियों से जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो मस्तिष्क के अलग अलग भागों में जो है उनका केंद्र होता है। तो इसीलिए मस्तिष्क के जो अलग अलग भाग है वो अलग अलग संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण का या अलग अलग का क्या होता है, केंद्र होता है, जिसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो कि पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग बनाता है। तो अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो कि पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। साथ ही साथ ये फिर 2 भागों में बटा होता है, सेरिब्रम हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, डाइएन्सेफलॉन हो जाएगा। अब समझते हैं हम यहाँ पर सेरिब्रम के बारे में। तो देखिए, सेरिब्रम पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो सेरिब्रम पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और यह भी संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। साथ ही साथ सेरिब्रम हमारे मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। क्यों? क्योंकि जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम ही हमारे मस्तिष्क का वह भाग होता है जो कि चेतना का केंद्र होता है, राइट। ये तर्क का केंद्र होता है, स्मरण क्षमता का केंद्र होता है एवं बुद्धि का केंद्र होता है। हम
जो है हमारे बाहरी वातावरण से जो भी संपर्क कर रहे हैं, अर्थात जो भी हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अर्थात हमें जो चेतना का केंद्र होता है वह भी क्या होता है, सेरिब्रम में ही होता है। और अगर हम मूर्छित हो जाएंगे तो हमारी चेतना क्या होती है, थोड़े समय के लिए लुप्त हो जाती है, राइट। या फिर हम कोई भी कार्य को क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तर्क का केंद्र भी यही होता है। अर्थात अगर हम देखें तो कोई व्यक्ति का सेरिब्रम भाग अगर अच्छा विकसित होगा तो उसकी तर्क शक्ति अच्छी होगी, स्मरण शक्ति अच्छी होगी, अर्थात उसका बुद्धि भी अच्छी होगी और वह व्यक्ति अधिक क्या होगा, बुद्धिमान होगा। तो चूंकि सेरिब्रम चेतना का, तर्क का, स्मरण क्षमता का, बुद्धि का केंद्र होता है, इसीलिए अगर यह भाग किसी व्यक्ति का विकसित होता है तो वह अधिक बुद्धिमान होता है। साथ ही साथ यह मस्तिष्क का विकसित, सबसे विकसित भाग होता है। इसके अलावा भी जो सेरेब्रम है ये स्मृति का केंद्र होता है, इच्छा शक्ति का केंद्र होता है, हमारी जो ऐच्छिक गतिविधियां हैं या ऐच्छिक गतियों का होता है, हमारा जो ज्ञान का केंद्र है, चिंतन का केंद्र है, और चतुराई या बुद्धि का केंद्र भी सेरेब्रम ही होता है। जो सेरेब्रम है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि हमारे जो संवेदी अंग हैं या फिर जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनसे जितनी भी सूचनाओं की प्राप्ति होती है उनका विश्लेषण जो है इसके द्वारा ही किया जाता है, और यह भी शरीर के सभी अंगों को प्रतिक्रिया स्वरूप जो है प्रतिक्रिया स्वरूप जो है प्रेरित करता है और उनमें समन्वय स्थापित करता है। तो सेरेब्रम ही ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण करता है और शरीर के अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। साथ ही साथ मानव में सोचने जो समझने की शक्ति है या किसी कार्य को करने की जो प्रेरणा है वो सेरे जो है ब्रह्म से ही प्राप्त होती है। साथ ही साथ ये जो है मस्तिष्क का यह भाग मस्तिष्क के अन्य भागों पर भी नियंत्रण करता है। तो सेरेब्रम हमारे मस्तिष्क का वह भाग है जो कि बुद्धिमानी का केंद्र होता है, सबसे विकसित भाग है। ये मस्तिष्क के अन्य भागों के साथ साथ जो है संपूर्ण शरीर और अंगों पर नियंत्रण करता है। क्लियर। फिर जो हो जाएगा मस्तिष्क, मस्तिष्क का दूसरा भाग हो जाएगा कौन सा, डायएनसेफलन हो जाएगा। और डायएनसेफलन भी फिर कितने भागों में बटा हुआ आता है, 2 भागों में बटा हुआ होता है। तो डायएनसेफलन भी मस्तिष्क का एक भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का भाग है जिसके 2 भाग होते हैं। एक क्या हो जाएगा, थैलमस हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। तो देखिए जो थैलमस होता है ये हाई डायएनसेफलन का क्या होता है, ऊपरी भाग होता है। अगर हम देखें तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायएनसेफलन हो जाएगा। तो थैलमस डायएनसेफलन का ऊपरी भाग होता है और हाइपोथैलेमस निचला भाग होता है। क्लियर। तो जो थैलमस है, थैलमस डायएनसेफलन जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग है इसका ऊपरी भाग होता है। और थैलमस जो है ग्रहण संवेदनाओं के अतिरिक्त शरीर के सभी भागों से सीधे या सुषुम्ना के माध्यम से जो है संवेदी प्रेरणाओं को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये जो थैलमस है ये ग्रहण संवेदनाओं को, राइट, ग्रहण संवेदनाओं के अतिरिक्त शरीर के समस्त भागों से सीधे या सुषुम्ना के माध्यम से तथा मस्तिष्क के विभिन्न माध्यम से संवेदी प्रेरणाओं को क्या करता है, ग्रहण करता है। और इन संवेदी सूचनाओं में होता क्या है, जैसे स्वाद की अनुभूति या फिर क्या हो जाएगा श्रवण, या क्या हो जाएगा दृष्टि, या क्या हो जाएगा दबाव होता है। यही कारण है कि ये जो है स्वाद या दृष्टि का क्या होता है, केंद्र होता है। और महत्वपूर्ण चीज इसी भाग से क्या होती है, पीनियल ग्रंथि जुड़ी हुई होती है। और मैंने पहले भी बताया है कि पीनियल ग्रंथि को ही आत्मा का स्थान या तीसरी आंख का अवशेष माना जाता है। और यही जो पीनियल ग्रंथि होती है इससे मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है जो कि नींद के लिए उत्तरदायी होता है, बायोलॉजिकल साइकिल के लिए उत्तरदायी होता है। और जिस व्यक्ति की पीनियल ग्रंथि जागृत हो जाती है ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही अधिक, एक तरीके से उसकी जो सेंसेस हैं उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक तरीके से वो फिर आराम से चीज़ों को जो है समझ लेता है। तो पीनियल ग्रंथि जो है वो
थैलेमस से ही जुड़ी हुई होती है। इसके साथ ही थैलेमस के कुछ केंद्रों की भूमिका स्मृति, भावुकता तथा बोध ज्ञान में भी होती है। फिर दूसरा हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस डायएन्सेफेलॉन का निचला भाग होता है, राइट। और हाइपोथैलेमस हमारे शरीर की कई क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, राइट। तो ये अनेक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है और समस्थैतिकता में इसका क्या होता है, बहुत महत्व होता है। हमें पता है कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, राइट, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि उससे निकलने वाला हार्मोन अन्य ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को प्रेरित करता है, जिसकी वजह से अंतः जो स्त्रावी तंत्र है उसके माध्यम से हमारे विभिन्न अंगों के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। परंतु यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उससे स्त्रावण के लिए भी जो है हाइपोथैलेमस से निकलने वाला जो द्रव होता है वो उसको क्या करता है, एक तरीके से नियंत्रित करता है। तो जो हाइपोथैलेमस आपको पता है ग्रंथि भी होती है, तो हाइपोथैलेमस जो कि मस्तिष्क का भाग होता है, हाइपोथैलेमस के ही जो तंत्रिका स्त्रावी कोशिका है उनके द्वारा स्त्रावित जो हार्मोन होता है, राइट, हार्मोन होता है, वो पीयूष ग्रंथि की स्त्रावण क्रिया को नियंत्रित करता है। अर्थात हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन फिर कई अन्य ग्रंथियों के हार्मोन को प्रेरित करते हैं। इस तरीके से हाइपोथैलेमस भी शरीर की अनेक क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण स्थापित करता है। साथ ही साथ हाइपोथैलेमस ही भूख का, प्यास का तथा परितृप्ति का क्या होता है, केंद्र होता है। क्लियर। इसके साथ ही शरीर का रक्तचाप है, राइट, शरीर का ताप है, निद्रा है, प्रजनन क्षमता, हृदय की धड़कन आदि भी इसके द्वारा जो है वो नियंत्रित होते हैं। तो ये हमने यहाँ पर जो है अग्र मस्तिष्क के दोनों जो है भागों के बारे में हमने पढ़ लिया है, राइट। अग्र मस्तिष्क का एक भाग हो जाएगा सेरेब्रम हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा डायएन्सेफेलॉन जिसमें ऊपरी भाग थैलेमस और निचला भाग हो जाएगा हाइपोथैलेमस, राइट। अब उसके बाद में हम मस्तिष्क का जो है दूसरा भाग पढ़ते हैं, मध्य मस्तिष्क, राइट। तो मध्य मस्तिष्क चूंकि मस्तिष्क के मध्य में अवस्थित होता है, इसीलिए इसको मध्य भाग या मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और ये दो भाग होते हैं, एक क्या हो जाएगा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और दूसरा क्या हो जाएगा, सेरिबल पिंडिकल हो जाएगा। जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है ये दृष्टि तथा श्रवण शक्ति का केंद्र होता है। अर्थात कार्पोरा जो क्वाड्रिजेमिना है ये हमारी जो तंत्रिका है, ऑप्टिकल नर्व है, उनका संबंध होता है हमारी जो है दृष्टि से या आंखों से। तो जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है जो कि मध्य मस्तिष्क का भाग होता है, ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण केंद्र होता है। साथ ही साथ जो सेरिबल पिंडिकल होता है ये भी मध्य मस्तिष्क का भाग होता है, और इसे क्रूरा सेरेब्री भी कहते हैं। और यह मस्तिष्क के अन्य भागों को किससे जोड़ता है, मेरु रज्जु से जोड़ता है। अब तीसरा हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क हो जाएगा। तो मस्तिष्क का जो तीसरा भाग हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क, और यह भी तीन भागों में बटा हुआ होता है। सेरिबेलम हो जाएगा, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पांस हो जाएगा, राइट। अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें तो वहाँ पर पॉन्स भी होता है, ये क्लियर। तो अब सबसे शुरू में हम यहाँ पर पढ़ते हैं सेरिबेलम को। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम, जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। वहीं मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। तो नाम में कंफ्यूज ना हो, सेरेब्रम सबसे विकसित भाग होता है और सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि पश्चिम मस्तिष्क का क्या होता है, भाग होता है। और जो सेरिबेलम है ये एक बड़ी ठोस एवं क्या होती है, जटिल संरचना होती है, जिसको हमने डायग्राम में यहाँ पर देखा था, राइट। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है सेरेब्रम हो जाएगा, राइट। और ये एक जटिल और क्या होती है, जटिल संरचना होती है, जो कि मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा क्या होता है, भाग होता है। इसके साथ ही जो सेरेबेलम होता है ये गति नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण होता है।
ध्यान रखें, अभी तक अगर हमने देखा तो अलग अलग भाग के अलग अलग केंद्र होते हैं। तो मनुष्य में गति नियंत्रण के लिए या फिर समन्वय के लिए या शरीर का संतुलन बनाने के लिए अगर सेरिबेलम किसी भी तरीके से प्रभावित होता है तो व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं हो पाता है, वो लड़खड़ाता है। तो सेरिबेलम गति नियंत्रण के लिए, राइट, गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का क्या करता है, निगमन करता है। तो सेरिबेलम गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का जो है नियंत्रण करता है। और सेरिबेलम का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, शारीरिक मुद्रा या शरीर का संतुलन या पेशियों की गतियों का क्या करना है, नियंत्रण करना है। और इसकी सबसे अधिक जो भूमिका होती है वो शरीर का संतुलन बनाने में होती है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, राइट। मेड्यूला ऑब्लिगेंटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है और इसका मुख्य कार्य है उपापचय, रक्त दाब, आहार नाल क्रमकुंचन हो जाएगा, हृदय की धड़कन हो जाएगा और श्वास का क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। हालांकि जो पश्चिम मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क का जो तीसरा भाग है पोन्स, राइट, पोन्स का संबंध श्वसन के नियंत्रण से होता है। तो पोन्स जो है श्वसन नियंत्रण के लिए जाना जाता है, जो है सेरिबेलम संतुलन के लिए प्रसिद्ध है, और जो मेड्यूला ऑब्लिगेंटा ये उपापचय, रक्तचाप और महत्वपूर्ण हृदय की धड़कन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर की कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये दोनों पॉइंटों को आपको याद रखना है। एक तो हृदय की धड़कन और दूसरा क्या हो जाएगा, कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं, जिनको हम आगे समझेंगे। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे खांसना है, छींकना है, उल्टी है, राइट, और पाचक रसों का जो स्त्रावण है वो सभी मेड्यूला ऑब्लिगेंटा के माध्यम से किया जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये हमने यहाँ पर मस्तिष्क की संरचना, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया है, राइट। अब हम यहाँ पर जो है दूसरा पढ़ते हैं मेरुरज्जु। तो दरअसल मैं आपको याद दिला दूं, हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और हमने देखा था जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसके दो महत्वपूर्ण अवयव हैं। एक क्या हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट, दूसरा हो जाएगा मेरुरज्जु, राइट। तो यहाँ पर हम जो है मेरुरज्जु के बारे में समझते हैं। तो देखिए, जो मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। साथ ही साथ मेड्यूला का जो मेड्यूला ऑब्लिगेंटा जो कि मस्तिष्क का क्या होता है, सबसे पिछला भाग होता है, यह मेरुरज्जु क्या होता है, बनाता है। तो कुल मिलाकर हमारे जो मेरुरज्जु है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है, और मस्तिष्क का जो सबसे पिछला अवयव होता है वो होता है मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। और मेड्यूला ऑब्लिगेंटा का जो पिछला भाग ही होता है वही क्या कहलाता है, मेरुरज्जु बनाता है या मेरुरज्जु कहलाता है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अवयव होता है। साथ ही साथ जो स्पाइनल कॉर्ड है या मेरुरज्जु, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण या समन्वय स्थापित करता है। तो मेड्यूला ऑब्लिगेंटा और मेरुरज्जु, जिसमें से सबसे अधिक क्या हो जाएगा, मेरुरज्जु। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाओं, राइट, प्रतिवर्ती ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन पर जो हमारे मस्तिष्क के बगैर जिनका संचालन होता है, राइट। जैसे अगर आप दौड़ रहे हैं, अचानक से कांटा आ जाए तो आप पूरा का पूरा आपका वजन रोक लेते हैं, या जैसे ही आप हाथ से जलेंगे तो आपका हाथ तुरंत क्या हो जाएगा, पीछे आ जाता है। तो मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। साथ ही साथ मेरुरज्जु मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन भी करता है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर समझते हैं क्या हो जाएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। तो देखिए, हमारे शरीर में जो है तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं या नर्व सेल्स पाई जाती हैं, और ये सभी जो नर्व सेल्स हैं वो हमारे शरीर में हर जगह पर क्या है, फैली हुई हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मनुष्य को अपने संवेदी अंगों या ज्ञान इंद्रियों जैसे आँख, नाक, दृष्टि,
कान, राइट, और त्वचा, राइट, इनसे हमें सूचना प्राप्ति होती है। तो जैसे ही हमारे शरीर में, जैसे त्वचा है, त्वचा से अगर कोई भी जानकारी प्राप्त हो रही है, क्लियर, तो वो जानकारी हमारे कहाँ पर जाएगी, मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क में आखिरकार जाती कैसी है, तो हमारे शरीर में सूक्ष्म तंत्रिकाओं का एक बहुत ही बड़ा क्या होता है, जाल होता है। और ये जो जाल है इसका संबंध किससे होता है, हमारे मस्तिष्क से होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर का प्रत्येक अंग एक तंत्रिका कोशिका के माध्यम से मस्तिष्क से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। अर्थात जैसे ही हमारा कोई भी अंग किसी भी अन्य वस्तु के संपर्क में आता है तो तुरंत के तुरंत हमें उसकी अनुभूति होने लगती है। और दरअसल ये जो पूरा का पूरा कोशिकाओं का जाल होता है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है, उसे ही क्या कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इस तरीके से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी एवं क्रियात्मक अंगों, जैसे पेशियां हो जाएंगी, त्वचा हो जाएंगी इत्यादि से जोड़ने वाली छोटी धागे नुमा जो तंत्रिकाएं होती हैं, वही परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न अंगों, विभिन्न भागों, विभिन्न संवेदी अंगों, क्रियात्मक अंगों से, जैसे पेशियों आदि से जोड़ने वाली जो धागे नुमा तंत्रिकाएं होती हैं, वही क्या कहलाती हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाती हैं। अगर आप डायग्राम पे दिमाग पे ध्यान दें तो हमारे शरीर में मस्तिष्क में ही क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे शरीर में मस्तिष्क में ही क्या पाया जाता है, जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। हाँ, अगर हम देखें तो ये हमारे शरीर, हाँ, हमारे शरीर में जो है यहाँ पर क्या पाया जाता है, मस्तिष्क पाया जाता है। अर्थात सेंट्रल नर्व सिस्टम कहाँ है, यहाँ पर है। और ये जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है ये फिर स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से या मेरु रज्जु के माध्यम से, या जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है उससे पूरे हमारे शरीर में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, जिससे सूचनाएं हमें पहुँचती हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी अंगों या क्रियात्मक भागों या पेशियों से जोड़ने वाली जो धागे नुमा तंत्रिकाएं होती हैं, वही परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं, राइट। और परिधीय जो तंत्रिका तंत्र होता है इसमें मेरु रज्जु से निकलने वाली एवं मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं का क्या होता है, समूह होता है, राइट। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से एवं मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है और इन्हें क्या कहते हैं, कपालीय तंत्रिका या मेरु रज्जु तंत्रिका कहते हैं। अर्थात परिधीय तंत्रिका तंत्र कपालीय तंत्रिकाओं एवं मेरु रज्जु तंत्रिकाओं से बना हुआ होता है। मनुष्य में याद रहे, मनुष्य में 12 जोड़ी क्या होती हैं, कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं और 31 जोड़ी क्या होती है, मेरु रज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। तो 12 जोड़ी कपालीय और 31 जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है ये फिर कितने भागों में विभाजित होता है, 2 भागों में विभाजित होता है, जिसका एक भाग क्या हो जाएगा, कायिक तंत्रिका तंत्र, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो हम यहाँ पर जो है कायिक तंत्रिका तंत्र के बारे में समझते हैं। तो देखिए जो कायिक तंत्रिका तंत्र होता है यह है, कायिक तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग होता है जो कि उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के ऐच्छिक अंगों एवं चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि हमारे शरीर की संवेदी अंगों से जो भी सूचना या ज्ञान की प्राप्ति होगी उसका विश्लेषण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में फिर जो कुछ भी हमको प्रतिक्रिया करनी होती है उन सूचनाओं को उद्दीपनों के माध्यम से शरीर के ऐच्छिक अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र होता है। तो कायिक तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग होता है जो कि उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के ऐच्छिक अंगों एवं पेशियों तक पहुंचाता है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर स्वायत्त या स्वचालित क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा।
तो स्वायत्त या स्वचालित क्यों कहते हैं वो समझिए। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हमारे तंत्रिका तंत्र का वह भाग होता है जो मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होता है, इसीलिए तो इसके ही क्या कहते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो यह है हमारे तंत्रिका तंत्र का वह भाग होता है जो मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होता है, और यह विभिन्न प्रकार की जो अनैच्छिक क्रियाओं होता है, राइट, यह विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है, राइट। तो चूंकि हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा की क्या होती हैं, अधीन कार्य नहीं करती हैं, तो ऐसे अंगों के कार्य जिन पर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है उन अंगों के कार्यों पर नियंत्रण करता है जो हमारी इच्छा के अधीन कार्य नहीं करते हैं, अर्थात जिन पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है। तो अंगों के ऐसे कार्य जो मस्तिष्क के, राइट, या हमारी इच्छा के अधीन कार्य नहीं करते हैं, उनका नियंत्रण इस तंत्र के द्वारा किया जाता है, अर्थात यह अनैच्छिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है जिम्मेदार होता है, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है यह तंत्रिकीय मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिका का बना हुआ होता है, राइट, और इसके साथ ही यह सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति भी करता है। क्लियर। अब हम जो है प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एक्शंस को पढ़ते हैं। देखिए हमारे शरीर में जो भी संवेदी अंग हैं वो सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, और मस्तिष्क में उन सूचनाओं का विश्लेषण होता है, फिर जाकर जो है प्रतिक्रिया क्या होती है, निर्धारित होती है। तो हमारे शरीर में ऐसी क्रियाएं जो मस्तिष्क के नियंत्रण में होती हैं उनको ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, परंतु बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि मस्तिष्क के सहयोग के बिना भी होती हैं, और उन क्रियाओं को ही क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहती हैं, जिनका नियंत्रण मस्तिष्क से ना होकर मेरुरज्जु से होता है, राइट। और इन्हें ही क्या कहा जाता है, चूंकि इन पर मस्तिष्क का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं, राइट। तो ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं जो मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं और मस्तिष्क का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपका हाथ करंट में या फिर किसी आग में पड़ जाता है, तो आप उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, बल्कि आपका हाथ खुद ब खुद क्या होता है, पीछे आ जाता है, अर्थात इस पर मस्तिष्क का कोई भी नियंत्रण नहीं था, फिर भी आपने आपके बचाव में आपका हाथ जो है पीछे की ओर कर लिया, तो यही क्या है, प्रतिक्रिया है, राइट, प्रतिवर्ती क्रिया हो जाएगी। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप गर्म चीज से अनजाने में आप किसी गर्म चीज को छू लेते हैं तो आप आपका हाथ जो है तुरंत के तुरंत हटा लेंगे, यही प्रतिवर्ती क्रिया का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। और प्रतिवर्ती जो क्रिया है या रिफ्लेक्स जो एक्शन है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने जो है तंत्रिका तंत्र को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।